वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए दी प्लेटफॉर्म का एक वॉल्यूम 5 आया है, जिसका हम सेट नंबर जीके प्लस जीएस का सेट नंबर 1 देखेंगे आज। ठीक है, इसके बाद मैं इस सभी का मास्टर वीडियो बनाऊंगा 5-5 सेट का। इस बुक की मैं बात बता दूं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में इसमें 15 सेट जो है फुल लेंथ है। 15 सेट इस बुक में 15 सेट फुल लेंथ टेस्ट है। साथ में आपको 10 सेट जो है साइंस जो है टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो साइंस पूछा गया है वो आपका 10 सेट है। तो यहाँ 15 सेट मैं 4 लेक्चर में, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मान के चलिए डेमो वीडियो है, एक सेट का डेमो वीडियो है। इसके बाद आपका 5-5 सेट का 3 वीडियो आ जाएगा और उसमें पूरा बुक जो है 15 सेट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद साइंस का एक ही वीडियो बनाऊंगा। साइंस का टोटल 12 सेट है, उस 12 सेट में कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन होगा। 250 प्लस क्वेश्चन होगा। इसका भी मैं एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, जिसमें एक ही वीडियो में सारा वो शिफ्ट जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। कल कोई वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि पिताजी को कल मैं लेके पटना गया था, ठीक है, इसके कारण नहीं आया था। अब कंटिन्यू वीडियो आपका आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वॉल्यूम 5 का जीके प्लस जीएस है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किसे भेजा गया था? तो यूनानी नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। ठीक है, और सेल्यूकस ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा शरद गर्म के कारण। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मुंबई में प्रार्थना समाज की, ये कई बार क्वेश्चन ये जो है ये पूछा गया है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी सन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज एक बौद्धिक एकतावादी संगठन है। क्या है? बौद्धिक एकतावादी संगठन है और प्रार्थना समाज मुख्यतः समाज सुधारक गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न, अगर प्रार्थना समाज के उद्देश्य की बात की जाए तो जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित देना प्रार्थना समाज का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कोचिन बंदरगाह जो है, कोचिन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोचिन बंदरगाह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और कोचिन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी है। क्या है? सबसे बड़ा शिपयार्ड भी है। चलिए अगला प्रश्न, कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देता है। तो किसके माध्यम से सुनाई देता है? तो ये डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन के कारण सुनाई देता है। अगर कोई दूसरे रूम में बात करता है, उसकी बातें अगर हमें सुनाई देती है तो ये विवर्तन के कारण सुनाई देती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ध्वनि तरंगें अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इसे, इस ध्वनि का क्या कहा जाता है? विवर्तन कहते हैं। और उस ध्वनि का तरंग का विवर्तन होता है जिसका तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से अधिक की कोटि का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
यहाँ पे कुछ दाग लग गया था। कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? महिला जो है कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन जो होता है ये महिला प्रमुख सेक्स हार्मोन होता है। और एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है। इसका स्त्रावन जो है तरुणावस्था में आरंभ होता है, किंतु रजनोवृत्ति के पश्चात इस हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस, अगला प्रश्न है कि एक 5 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलते हुए लकड़ी के एक ब्लॉक में 6 सेंटीमीटर तक घुस जाती है, तो गोली द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया औसत बल लगभग क्या होगा? बात को समझिएगा। द्रव्यमान आपका कितना दिया है? एम जो है मास जो है 5 ग्राम। 5 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 5 ग्राम को हम लिख सकते हैं, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 5/1000 kg लिख सकते हैं। आप कहिएगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। वेग जो है इनिशियल वेलोसिटी कितना है जी? 100 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि u आपका कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। एस यहाँ पे क्या है? तय की गई जो दूरी है वो आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर है। एस 6। v कितना है जी? तो v 0 है। जब v 0 हो, ये v 0 हो जाएगा तो u बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 2as। u बराबर क्या हो जाएगा? 2as। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकाल दें तो u स्क्वायर बट्टा 2s। u कितना हो गया? 100 दिया है तो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुना 100 2। s कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 6/100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.06। काम खत्म। अब इसको काट पीट करेंगे तो 100 का स्क्वायर 2 से पहले 100 को काट दीजिए 50 बार में। इसको 6 बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग काट 2 3 6, 2 से कट जाएगा ये 50, 50 25, 50 25 पर 4 3 1 4 0 4 0, यानी कि 2,50,000 बट्टा 3, यानी कि 3 से भाग देंगे तो ये 8,000 सॉरी कितना आ जाएगा? 83,333 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आ जाएगा? 83,333 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? ए आ गया, त्वरण आ गया। तो एफ बराबर क्या होगा? एम गुना ए। तो एम का मान नहीं निकल जाएगा, एफ का मान, एफ का मान निकाल देंगे। एम कितना है जी? 5/1000 गुना 83,333। 83,333 है तो यहाँ से फ्लाइट मोड में डालने दीजिए। 83,333 है तो 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा 200 बार में। 5 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 200 बार में। और 2 से ये 400 प्लस यानी कि 417 न्यूटन क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला आपको लगाना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a। सब कुछ गिवन है। m गिवन है तो m ग्राम में है तो इसे किलो में बदल दीजिए 5/1000। ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 को मीटर में बदल दीजिए, 100 से भाग कर देंगे तो 0.06 मीटर आ गया। अब u फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u आपको दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो यहाँ से u स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2as। अब यहाँ से त्वरण a निकाल लीजिए। जब औसत बल निकालना है तो F बराबर क्या होता है? ma। m आपको दिया है, a यहाँ से निकाल लीजिएगा, a बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बट्टा 2s। तो u कितना दिया है? 100, तो 100 गुना 100 बट्टा 2 गुना s आपका 0.6 मीटर है। यहाँ से आपको a निकलेगा, a निकल जाएगा तो F बराबर m में m आपको दिया है, a यहाँ से यहाँ a यहाँ से निकाल के आप इसमें गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि दो लेंसों की फोकस दूरी क्रम से f1 और f2 है और संयोजन से बने नवीन लेंस की फोकस दूरी f है तो क्या होगा?
दो लेंसों की फोकस दूरी F1 और F2 है, तो 1/f बराबर हम कहें F1 प्लस 1/f2, यहाँ से क्या आ जाएगा F1 गुना F2, तो ये हो जाएगा F2 प्लस F1, तो यहाँ से F का मान क्या निकल के आ जाएगा, F का मान निकल जाएगा F1 गुना F2/F1 प्लस F2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, F1 गुना F2/F1 प्लस F2, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी मीनार से गिराई गई कोई गेंद यात्रा के अंतिम 2 सेकेंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अंतिम 2 सेकेंड में 60 मीटर की दूरी, ठीक है। बात को समझिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मान लीजिए ये एक बॉल गिराया जा रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए अंतिम 2 सेकेंड में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करती हैं, जो कि कितना है, 60 मीटर। इसका टोटल ऊंचाई हमने क्या मान लिया, टोटल ऊंचाई आपका h मीटर है। हमको h ही निकालना है, बेसिकली हमको h निकालना है। टोटल डिस्टेंस को हमने h मान लिया है। कह रहा है कि अंतिम 2 सेकेंड में यानी कि अंतिम जो 2 सेकेंड है इसमें ये कितना दूरी तय करती है, तो ये 60 दूरी तय करती है। तो ये वाला दूरी, इतना जो दूरी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी h माइनस 60 मीटर होगा। बात को समझिएगा, क्या होगा, h माइनस 60, ये वाला जो दूरी होगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी h, ये h में से ये 60 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 60। अगर हम इसे कह दें, ये a कह दें, इसको b कह दें, इसको हम c कह दें, तब a से b तक आने में आने पर कितना वेग हुआ होगा, a से b तक आने पर उसका वेलोसिटी कितना लगा होगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। बात को समझिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद b से c तक जाने में कितना समय लगा, हम वो निकालेंगे, ठीक है। b से c तक जाने में 2 सेकंड लग रहा है, सीधे कह रहा है, ठीक है। अब देखिए v² बराबर क्या होता है, u² प्लस 2gh, ठीक है। अब हमको v² निकालना है, ठीक है। जब v² निकालेंगे अंतिम 2 सेकंड, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इनिशियल क्या नाम है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 गुना g का मान क्या होता है, 10 होता है। और यहाँ से a से b तक अगर हम आते हैं तो ये हो जाएगा h माइनस का 60, तो v² का मान हो जाएगा 10 दूना 20। यह v का डायरेक्ट यहाँ मान लिख दें, v का मान अगर देखेंगे तो v का मान हो जाएगा √10 दूना 20 h माइनस 60। बात को समझिएगा, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है कि आपको समझना होगा। पहले a से b तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना वेलोसिटी लगेगा, तो यहाँ हमने निकाल लिया कि इतना लगेगा। अब b से c तक आने में समय जो लग रहा है वो आपका t सेकेंड लग रहा है। तो ऊंचाई हमको गिवन है, ऊंचाई कितना दिया है, 60 दिया है, तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे। ये चीज़ हम याद रखते हैं, v बराबर √20 h माइनस 6। इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस क्या है, कम है, 20 √20 h माइनस 60, ठीक है। अब देखिए, अब वहाँ से अब हम b से c तक जाते हैं कि b से c तक जाने में कितना समय लगे, 2 सेकंड लग रहा है। तो फिर h बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ GT²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ GT² है। नहीं, यहाँ पे आपका 2 सेकंड लग रहा है, सॉरी, अंतिम 2 सेकंड लग रहा है, अंतिम जो है 2 सेकंड लग रहा है। अभी हमने क्या निकाला है, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2√20 h माइनस 6। v का मान हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक तो हमने निकाला है, उसमें v का मान फाइनल वेलोसिटी जो है वो 2√20 h माइनस 60 प्लस हाफ
जी का मान होता है 10 और टी कितना दिया अंतिम 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर 4, तो काट दीजिए 2 दूना 4, 2 से काट दिया 10 दूना 20। ये एच का मान कितना दिया है 60, 60 बराबर 2 गुना अंडर रूट 20 एच माइनस 60 प्लस ये आपका कितना है 20, 60 में से 20 चला जाएगा 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इक्वेशन हमारे यहाँ आ गया है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, यहाँ से h का मान आपको निकालना है। दोनों तरफ वर्क कीजिएगा, दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो ये सब हट जाएगा। यहाँ से इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि h का मान कितना निकल के आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि सरल लोलक की लंबाई में 1% की वृद्धि की जाए तो उसके आवर्तकाल में वृद्धि क्या हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अगर 1% वृद्धि किया जाएगा तो क्या होगा, 1% वृद्धि का मतलब होता है कि लंबाई में वृद्धि, किसमें, लोलक की लंबाई में अगर 1% वृद्धि कर दिया जाए तो वृद्धि होता है डेल टी अपॉन टी गुना 100, यानी कि हाफ डेल एल बटा एल गुना 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 0.5, यानी कि 0.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि होगी, क्या हो जाएगी 0.5% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। तो गंगा जो नदी है, गंगा नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी है और गंगा नदी का दक्षिण एशिया में आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व है और हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित होता है। तो ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निहित होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का भी अधिकार है। अगला प्रश्न कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो ये किससे स्वतंत्र होता है, तो कुंडली की प्रतिरोधकता से क्या होता है आपका स्वतंत्र होता है। विद्युत वाहक बल होता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d5/dt होता है। यहाँ से अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाया जाता है तो यहाँ लिख दिया जाता है कि E बराबर -n(d5/dt)। यहाँ से E जो होता है विद्युत वाहक बल होता है, ये d5 जो होता है ये फ्लक्स में परिवर्तन होता है और n जो होता है फेरों की संख्या होती है और dt जो होता है समय अंतराल होता है, यानी कि क्या होता है समय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले बल F है। यदि 25% द्रव्यमान एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं क्या होता है, F बराबर Gm1m2/r² होता है। यहाँ F जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 के होता है, बात को समझिएगा। अगर एक में 25% कम कर दिया जाए और दूसरे में 25% बढ़ा दिया जाए, स्थानांतरित करने का मतलब यही ना होता है कि एक में कम कर दीजिएगा और दूसरा में बढ़ा दीजिएगा, बात को समझिएगा। अब मान लीजिए अगर हम कहें कि m1 से 25% कम कर दीजिए, m1 में अगर आप 25% कम कर दीजिएगा, 25% 25 m1 कम कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 हो गया, यानी कि 4m- से m1 यानी कि 3m1/4। 25% का मतलब ही होता है 25/100 यानी कि 1/4, बात को समझिएगा। अगर m2 में 25% बढ़ा दीजिएगा तो हम कहें कि 1/4 m2 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 5 5 m2/4
4 हो जाएगा। तो नया बल क्या हो जाएगा, यानी कि F1 बट्टा F2 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 इंटू M2 बट्टा 3M1 बट्टा 4 इंटू 5M2 बट्टा 4। M1 M2 कट गया, 5 या 15 बट्टा 16, यानी कि ये क्या हो जाएगा 16 बट्टा, ये हो जाएगा 16 बट्टा 15। तो F2 का मान क्या हो जाएगा, F2 का मान हो जाएगा 15 बट्टा 16 F1। क्या हो जाएगा 15 बट्टा 16 F1। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, F बराबर G M1 M2 बट्टा R²। अगला प्रश्न, नाइलन 16 एकल है। नाइलन 16 एकलक है किसके, तो 1,6 डाइएमिनो हेक्सेन तथा 1,6 हेक्सेन डाइक अम्ल का होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर रबर पॉलीमर अगर रबर होता है तो मोनोमर आइसोप्रोपिन होता है। टेफ्लॉन अगर पॉलीमर होता है तो टेट्राफ्लोरोइथेन उसका ये होता है। आणविक भार योग होता है, आणविक भार जो होता है, आणविक भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैंग्रोव वनों की सही नहीं, तो मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध वाले क्षेत्र में उगते हैं, यही आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन की कुछ विशेषता है, जैसे मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी बूटी होते हैं, मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते हैं, और जिन स्थानों पर मैंग्रोव उगते हैं वहाँ ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न, जीवाणुओं के किस समूह को रश्मि कवक कहा जाता है। तो जीवाणु को किस समूह को, तो एक्टिनोमाइसिटी जो होता है, एक्टिनोमाइसिटी समूह को रश्मि कवक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिनोमाइसिटी कवक और बैक्टीरिया दोनों की क्या होते हैं, विशेषताएं को दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष डैश में प्रकाशित किया गया था। तो यह कब प्रकाशित किया गया था, तो यह आपका 1990 में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव विकास की अवधारणा पहली बार पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था। और कोलेरी झील कहाँ स्थित है, तो कोलेरी झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया गया था। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 3,745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत इसका नाम बदला गया है। मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित किए गए थे, तो मेंडल के नियम सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में 66 में प्रकाशित हुए थे। तो ऑप्शन सी डी जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है। एस्टर की बात की जाए तो CH3COOC2H5 जो होता है ये आपका एस्टर होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो IUPAC नाम है इथाइल एसीटेट इथाइल एथेनोएट बोला जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्लोरीन जो होता है कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी जो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह वर्ग 17 आवर्त 3 और हैलोजन वर्ग का तत्व होता है। अगला प्रश्न है कि साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों को सहायता करता है, तो ये आपका कैंसर के रोगियों को सहायता करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डैश शामिल होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या है, मूलभूत जरूरत चीज़ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो है CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ आपका देखेंगे कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। तो इनका जो हुआ था, नहीं एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन है सर, हाँ रुकिए। वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो ये किसे चुना गया है, तो रामदरस मिश्रा को, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को चुना गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, तो ये आपका उड़ीसा में हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिष्ठित प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वॉसल को देने की घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मृदुतक और श्लेषोतक उत्तकों के प्रकार क्या हैं, तो ये सरल अस्थायी होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होता है तो इसे डैश कहा जाता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होता है तो इसे अवायवीय शोषण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं। तो वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा संपूर्ण रुधिर का 50 से 60% भाग होता है और प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। विषाणु जनित नहीं है तो ये तपेदिक रोग जो होता है ये विषाणु जनित रोग नहीं होता है। तपेदिक जो होता है ये क्षय रोग होता है जिससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला ये रोग होता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, तो 3 प्रकोष्ठ की बात की जाए तो सालामेंडर प्राणी के में 3 प्रकोष्ठ का हृदय होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उभयचर, मत्स्य और सरीसृप वर्ग के मध्य का वर्ग है। MS DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है, तो MS DOS जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये तो अब दूसरा आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है, तो ये आपका हरियाणा ने जीता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो इजराइल है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देश में 15वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात भारतीय इतिहास में देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो देश के सबसे युवा अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो ये आपका नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो ये लक्षद्वीप जो है केंद्र राज्य या केंद्र शासित राज्य जो टीबी मुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी, तो पहली सोशल मीडिया साइट जो थी ये 6 डिग्रीज था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 डिग्री सोशल मीडिया साइट 1997 में शुरू हुआ था और इसके संस्थापक जो थे एंड्रयू वेनरिच थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो लेड का हम रासायनिक प्रतीक Pb से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर और ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पति नाम है, तो ये जो है सरसों का वनस्पति का नाम क्या है,
ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस जो है ये सरसों का नाम है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है। तो ये अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने के लिए सक्षम मिसाइल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।